हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो चलिए शुरू करेंगे आज एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। चैप्टर का नाम है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले एक बार जनरल डिस्कशन कर लेते हैं चैप्टर में एंटर होने से पहले, सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल। जस्ट एज द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन केम इन टू एग्जिस्टेंस, आप लोगों ने सोल ट्रेड का नाम सुना होगा ना। तो सोल ट्रेड में कुछ कमियाँ थी, देर आर सम लिमिटेशंस, सम वीकनेसेस। सो in order to overcome those limitations, the partnership organization came into existence to remove the weaknesses of the sole trade organization. Similarly, पार्टनरशिप में भी कुछ लिमिटेशंस, कुछ वीकनेसेस रह गई थी। सो a new business organization was born in the form of company organization with a view to eliminating those weaknesses, those limitations of a partnership organization. किस टाइप की वीकनेस रह गई थी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में? जस्ट लाइक शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड लैक ऑफ मैनेजरल कैपेबिलिटी, लैक ऑफ स्टेबिलिटी भी नहीं थी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में। तो इन वीकनेसेस को दूर करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है जिसे हम लोग बोलते हैं कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसके मीनिंग से शुरुआत करेंगे। कंपनी इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ विलिंगली एस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सनस, और इनका मोटिव रहेगा अर्निंग प्रॉफिट, जैसा कि हर बिजनेसमैन का होता है, बिजनेस का होता है या बिजनेसमैन का होता है। सो बिकॉज मैनी पर्सनल जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, so it is also called the joint stock companies, joint stock companies. And the capital of a company is divided into many small shares, and these shares are transferable from one person, from one shareholder to another shareholder. And which means that its share are generally bought and sold in the market, which is called the stock market, that's like share market. And the liability of the members, the liability of the shareholders are limited to the extent of shares they have bought. जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं बस उस लिमिट तक इनकी लाइबिलिटी रहती है। एंड द मेजर जो इसकी जो मेन थिंग है यहाँ पे, द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज स्टेबल एंड इट इज़ द बिजनेस ऑफ ए कंपनी इज रन थ्रू ए कॉमन सील। एक कॉमन सील के थ्रू रन होता है पूरा का पूरा बिजनेस। कॉमन सील मतलब एक स्टैंप है जिसे हम लोग कॉमन सील बोलते हैं, जिसके जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी डील करती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, तो उस पर कॉमन सील का होना ज़रूरी रहता है। एंड अब तक तो जो कंपनी का जो एक्ट था जो चल रहा था इंडिया में, वो 1956 के अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्ट्रेशन करवाते थे हम लोग। लेकिन अब जो लेटेस्ट एक्ट चला है, जो रिवाइज हुआ है, जो न्यू बन चुका है, दैट इज़ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको याद रखना है। अभी जो एक्ट है कंपनीज एक्ट, जिसके अंडर कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं, तो दैट इज़ द एक्ट ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, दैट इज़ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अब जैसा कि एक स्लोगन आपको सामने दिखाई दे रहा है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ये इसका मेन फीचर है। ये जो स्लोगन लिखा हुआ है, ये कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, कंपनी के मीनिंग को, उसके फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट सिंपल भाषा में बात करें तो मेंबर्स के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर। देखिए ना, लाखों करोड़ों शेयर होल्डर हो सकते हैं किसी भी बड़ी कंपनी की, पब्लिक कंपनी के। तो मेंबर्स अपने शेयर्स किसी को खरीदते हैं, किसी से खरीदते हैं, किसी को बेचते हैं। तो मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी बिजनेस इफेक्ट नहीं होता है, कंपनी एग्जिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं होता है। जबकि पार्टनरशिप में या सोल ट्रेड में ऐसा होता है। तो ये इसका फीचर है मेन। ठीक है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो चलिए अब डेफिनेशन की बात करते हैं। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। डेफिनेशन को अच्छे ढंग से याद करना चाहिए हमेशा, क्योंकि डेफिनेशन के बेस पे ही इसके फीचर्स डिफाइन होते हैं। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। इसकी स्थापना कानून के द्वारा हुई है, क्रिएटेड बाय लॉ। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, पृथक वैधानिक अस्तित्व रहता है इसका। मतलब क्योंकि इसकी जो क्रिएशन हुआ है, इसका बाय द लॉ हुआ है, तो ये अपने मेंबर से डिफरेंट रहती है। जैसे कि सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता, पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उस वो बिजनेस से डायरेक्टली अटैच्ड है। बिजनेसमैन नहीं है तो बिजनेस भी ख़त्म। इसमें ऐसा नहीं होता। इट हैज़ ए सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन
यहाँ परपेचुअल सक्सेशन का मीनिंग वैसे भी मैं क्लियर करूँगा आगे। वैसे जनरली ये जो लाइन लिखी हुई है ये परपेचुअल सक्सेशन को ही शो कर रही है कि मेंबर्स के आने से, मेंबर के जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द कंपनी गोज़ ऑन फॉर एवर, हमेशा चलती रहेगी। सो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट एंटिटी विद ए परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। जैसा कि मैंने बताया था कि कॉमन सील किसी कंपनी को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है कि कंपनी से ये द पर्टिकुलर कंपनी ने ही ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ठीक है। सो इट इज़ डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय प्रोफेसर एल.एच. हने। तो चलिए अब इसी डेफिनेशन के बेस पे हम लोग इसके फीचर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हेयर इज़ द फीचर्स देखिए। पहला फीचर्स है इसका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जो एक रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए। और रजिस्ट्रेशन कैसे होता है किसी भी कंपनी का, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि पहले तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 लागू होता था, बट नाउ इट इज़ नाउ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। अब 2013 जो एक्ट बन चुका है इंडियन कंपनीज एक्ट, उसके अंडर रजिस्ट्रेशन होता है। इट इज़ नाउ दिस एक्ट हैज़ कम इन टू एग्जिस्टेंस। सो इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है कंपनी। कंपनीज एन रजिस्टर्ड एसोसिएशन ऑफ पर्सनस अंडर द कंपनीज एक्ट एंड नो सिंगल इंडिविजुअल कैन फॉर्म ए कंपनी। जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे इसमें कि अब ओपीसी बननी शुरू हो चुकी है, 1 पर्सन कंपनी में बननी शुरू हो चुकी है, एक व्यक्ति भी कंपनी बना सकता है अपनी, वो बात की बातें हैं। मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड 2 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी टू रजिस्टर्ड ए कंपनी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जैसे यहाँ भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, पर्सन नहीं है बट इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law. Company is called artificial person because it has no mother to give its birth, but it's only it's only creation of law. कानून ने बनाया है इसको. So there is no mother to give the birth of a company. So it is an invisible individual having no body and there is no soul of a company. इसमें कोई शरीर और आत्मा नहीं है. It's an artificial person, but a legal person, which is created by law, right? Company is not a citizen. एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, कंपनी कोई नागरिक नहीं है. Although company is a legal created person, yet under Article 19 of the Indian Constitution, it has not been recognized as a citizen of India. नागरिक नहीं है भारत का ये. Just like other human beings, other citizens of India, right? The company has no right to exercise the fundamental rights. कंपनी के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, उसके पास लीगल राइट्स और हैं, बहुत सारी लीगल राइट्स हैं. नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है. द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज सेपरेट एंड फ्री फ्रॉम इट्स मेंबर. इसके मेंबर से बिल्कुल डिफरेंट रहता है. मैं बात कर रहा था पहले भी, एक सोल ट्रेड है. सोल ट्रेड में एक व्यक्ति बिजनेस चला रहा है, उसको अगर कुछ हुआ, वो छुट्टी पे है, वो बीमार है, भगवान ना करे उसकी डेथ होगी, तो बिजनेस फिनिश. इसी तरह पार्टनरशिप में भी ऐसे रहता है कि 2 पार्टनर बिजनेस चला रहे हैं, एक को कुछ हुआ, एक छोड़ के चला गया, या भगवान अगर एक की डेथ होगी तो पार्टनरशिप फिनिश. तो लेकिन यहाँ पे अच्छा उसमें क्या होता है, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में वही बिजनेसमैन होता है, वही मैनेज कर रहा होता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है. इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी. कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, जबकि सोल ट्रेड और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है. जो है वो मालिकों का ही होता है, जबकि यहाँ पे मालिक अलग रहते हैं, बिजनेस अलग मैनेज हो रहा है ना. तो कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखना, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ये वो कर सकता है. सो ऑल द लाइबिलिटीज एंड एसेट्स बिलोंग टू द कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट टू द ओनर्स. यानी कि शेयर होल्डर के नाम नहीं है, वो कंपनी के नाम बोलती हैं सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज. ठीक है. जबकि हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो जैसा कि पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में होता है वैसा नहीं होता इसमें. द मेंबर ऑफ ए कंपनी आर नॉट बाउंडेड बाय द एक्शन ऑफ द कंपनी. कंपनी ने जो किया उसके लिए मेंबर जिम्मेदार नहीं है, राइट. जबकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है, वो प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं. नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन यानी कि ये जो लाइन मैंने आपको पहले बोली थी, स्लोगन लिखवाया था, ये परपेचुअल सक्सेशन को शो कर रहा है. परपेचुअल का अगर हिंदी में बात करूँ तो मतलब स्थायी अस्तित्व की बात कर रहा हूँ मैं. हमेशा रहने वाली कोई चीज़ है तो वो परपेचुअल सक्सेशन है. तो कंपनी के साथ ऐसा ही है, मेंबर्स के आने और जाने से कंपनी के जीवन पे फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है. द लाइफ ऑफ ए कंपनी इज कंपेरेटिवली मोर स्टेबल
if you're talking about another form of business organization like partnership and sole trade. Limited liabilities, it is the main feature of a company. Limited liability means the liability of the shareholder are limited up to the number of shares they have bought. जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं उस लिमिट तक की उनकी लाइबिलिटी सीमित रहती है. कंपनी अगर डूब जाती है, कंपनी अगर वाइंडिंग अप हो जाती है, कंपनी को लॉस हो जाता है, शट डाउन हो जाती है, तो आपके उतने ही पैसे डूबेंगे बीइंग ए शेयर होल्डर जितने आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे कंपनी में, जितने शेयर्स के आप मालिक हैं. नेक्स्ट है कॉमन सील. कॉमन सील मतलब कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैनॉट पुट इट सिग्नेचर. वो सिग्नेचर तो नहीं कर सकेगी अपनी. सो सिग्नेचर के लिए तो सेक्रेटरी तो कंपनी चाहिए हमें. सो कंपनी सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, CS बोलते हैं. +2 के बाद कोर्सेज में आएगा. जैसे आप लोग CA करते हैं, कंपनी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर्स होता है, इसी तरह एक CS का भी कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी का. कंपनी के पास कोई कंपनी कैन नॉट पुट इट सिग्नेचर बिकॉज ए आर्टिफिशियल पर्सन. सो अंडर द कंपनीज एक्ट द राइट टू यूज ए कॉमन सील हैज़ बीन गिवन टू इट. इसको एक कॉमन सील दे दी गई है, जस्ट लाइक रबड़ स्टैंप दे दी है इसको एक स्टैंप. कोई भी दस्तावेज है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कंपनी जब भी कोई डील करेगी किसी से, कॉमन सील इज ए स्पेशल सील बीयरिंग द नेम ऑफ द कंपनी एंड विच रिमेन्स इन द पोजेशन ऑफ द सेक्रेटरी. सेक्रेटरी की पोजेशन में रहेगी वो सील. एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट टू हैव द कॉमन सील अलॉन्ग विद द सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स और विटनेस एज विटनेस टू गिवन डॉक्यूमेंट ए लीगल शेप. किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगल शेप देने के लिए 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर हो जाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर हो जाएंगे, और कॉमन सील होनी ज़रूरी है. जस्ट लाइक रबड़ स्टैंप होनी ज़रूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे, उसे लीगल प्रूव करने के लिए. नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ये कंपनी की बड़ा मेन फीचर है. अगर पब्लिक कंपनी है तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स इज़ वेरी कंफर्टेबली. एक पर्सन अपने शेयर्स को किसी और को बेच सकता है, किसी के शेयर्स खरीद सकता है, तो मेंबर्स में कम मेंबर में गो चलता रहेगा. यहाँ पे पब्लिक कंपनी थोड़ी रेस्ट्रिक्शन रहती है, वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन के साथ है. बट प्राइवेट सॉरी पब्लिक कंपनी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. प्राइवेट कंपनी में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन रहेगी. वहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है विदाउट द परमिशन ऑफ द मेंबर पॉसिबल नहीं है. प्राइवेट कंपनी में नहीं है. पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर बिल्कुल फ्रीली है, फ्रीली ट्रांसफरेबल. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. पहले भी बात की थी मैंने यहाँ पे कि ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है. मालिक अलग हैं, वो शेयर होल्डर हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ठीक है. मैनेजमेंट कोई और संभाल रहा है. मैनेजमेंट एक हाईली प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं, MBA के लोग हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, मतलब एक प्रोफेशनल लोग हो सकते हैं. ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है. कोई मतलब जैसे सोल ट्रेड में ऐसा नहीं होता. जो मालिक होता है नॉर्मली जिसने पैसा इन्वेस्ट किया वही बिजनेस मैनेज कर रहा होता है. लगभग पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है. कंपनी के केस में डिफरेंट हो सकता है, नॉर्मली होता भी है, राइट. तो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. तो ये मेन फीचर्स हैं इसके. फीचर्स और भी हो सकते हैं बट जनरली मेन यही है. एग्ज़ाम में नॉर्मली आपको 6 या 7 फीचर्स एक्सप्लेन करने आ सकते हैं. तो अभी हम लोग फीचर्स की बात कंप्लीट कर चुके हैं. इसके बाद हम इवैल्यूएशन सीखेंगे इसका. तो चलिए इवैल्यूएशन करते हैं. इवैल्यूएशन का मतलब इसके गुण और दोष, इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले इवैल्यूएशन में एडवांटेज की बात कम करेंगे. एडवांटेज में पहली एडवांटेज है लिमिटेड लाइबिलिटी के लेकर. लिमिटेड लाइबिलिटी इसकी एडवांटेज है नो डाउट कि द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ शेयर दे हैव बोट. जितने शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं वो तब उतनी ही इसकी लाइबिलिटी है. अगर कंपनी डूबती है तो जितने पैसे आपने इन्वेस्ट कर रखे हैं द शेयर्स ऑफ द कंपनी, बस वही पैसा आपको डूबेगा. प्राइवेट प्रॉपर्टी आपकी अटैच नहीं होगी. दैट इज़ द एडवांटेज इन केस ऑफ अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी. नेक्स्ट है शेयर ट्रांसफर फैसिलिटीज़. मैं जैसे अभी बताया था जस्ट कि पब्लिक कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स बिल्कुल फ्रीली रहता है. एक शेयर होल्डर किसी भी शेयर होल्डर को अपने शेयर बेच सकता है. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता. सोल ट्रेड में तो बिल्कुल नहीं होता. पार्टनरशिप में भी अगर 2 पार्टनर हैं A और B, अगर B अपना शेयर्स अपने बेटे को देना चाहता है या कुछ हिस्सा अपने भाई को देना चाहता है तो वो A की परमिशन के बिना नहीं दे सकता है, ठीक है. जस्ट लाइक तो यहाँ पे ऐसी कोई मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है. हाँ, प्राइवेट कंपनी में ज़रूर रेस्ट्रिक्शन है, ये बात हम पहले कर चुके हैं. कॉन्टीन्यूटी की बात अगर बात करें तो क्योंकि जस्ट लाइक वो पॉइंट हम लोगों ने पीछे पढ़ा है परपिचुअल सक्सेशन में कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. तो कंटिन्यूटी रहती है. यहाँ पे मेंबर के आने जाने से इस पर फ़र्क नहीं पड़ता है. स्कोप फॉर ग्रोथ की बात हम करें तो एज़ कम्पेयर टू सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, जो उनकी वीकनेसेस थी वो सब पूरी कर दी हैं कंपनी ने. यानी कि द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लार्ज स्केल बिकॉज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स आर मैनी. एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट इज़ मोर एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर ग्रोथ इन ए कंपनी सेक्टर. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डेफिनेटली जब भी आप किसी
किसी देश के विकास की बात करते हैं, किसी कंट्री के डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ बात आती है कि इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए। तो इंडस्ट्री मीन्स कंपनी, just like because they are a very large business organization which is run by a company. So there is a lot of scope and for growth and expansion too. expansion के मामले में भी बात करूँगा तो कंपनी के पास काफ़ी स्कोप रहता है, क्योंकि इनके पास सफिशिएंट फंड रहते हैं, मैनेजमेंट कैपेबिलिटी रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, तो स्कोप ऑफ फंड्स, स्कोप ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट, बिकॉज कंपनी कैन यूटिलाइज द सर्विसेज ऑफ एक्सपर्ट्स बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है किसी भी कंपनी में। सो वो कभी भी एक किसी अच्छे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं, उनको अपॉइंट कर सकते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, कंपनी को ढंग से चलाने के लिए। जबकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में बड़ी लिमिटेशन रहती है, जस्ट लाइक फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है। और जहाँ तक कि हम कंटिन्यूटी की बात करें, कंटिन्यूटी भी रहती है बिजनेस के अंदर, है ना, कंटिन्यूटी भी, तो उसका भी इफेक्ट रहता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट रहती है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो उनको पता है कि बिज़नेस कंटिन्यू रहेगा फॉर एवर, तो वो ढंग से मैनेज करना, एक प्लानिंग कर लेते हैं, बिज़नेस प्लान करना सीख जाते हैं, वो प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। आज कोई चीज़ प्लान करते हैं आने वाले 4 सालों के लिए, आने वाले 5 साल के लिए, आने वाले 10 साल के लिए प्लान करते हैं वो। एंड अगर और बात करें इस बारे में, तो एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ अ बिजनेस सक्सेसफुल, जस्ट लाइक बाय मेकिंग ए मॉडर्न बिजनेस टेक्निक्स, क्योंकि वो अच्छे सीखे हुए पढ़े हुए लोग हैं, एक्सपीरियंस के साथ हैं, तो बिकॉज दे आर हाईली पेइंग स्टाफ, पेमेंट भी उनकी ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा रहेगी। कंपनी की बात हम करें तो, लिमिटेशंस की बात हम करें तो लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। ये इसकी एडवांटेज थी, कुछ लिमिटेशन भी लिए हुए है। पहली लिमिटेशन है डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन। कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, फॉर्मेलिटीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी इज़ इन इटसेल्फ ए वेरी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एक्टिविटी ऑल्सो एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। सोल ट्रेड का क्या है, शुरू करना है, घर के बाहर दुकान शुरू कर लो आप। पार्टनरशिप में भी कोई ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कंपल्शन नहीं है, करवा सकते हैं, बेनिफिट मिलेंगे उसके, वो अलग बात है। यहाँ पे तो कंपल्शन है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही है, और उसके लिए बहुत लंबी फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। देखिए, ध्यान रखिए, हम लिमिटेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फोकस रहेगा हमारा लिमिटेशन के ऊपर, इन द सेंस बुराई करना है इसकी। सो मैनी डॉक्यूमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड डिपॉजिटेड इन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार। बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर भी करने हैं, रजिस्ट्रार के पास जमा भी करवाने हैं, फिर कंपनी का नाम सजेस्ट करना है, रजिस्ट्रार उसमें 100 तरह की कमियां निकाल सकता है, उन कमियों को दूर करना, तो डिफ़िकल्टी इन्फॉर्मेशन। दैट्स नेक्स्ट, लैक ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी बिल्कुल नहीं है किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट ए पब्लिक कंपनी हैज़ गो टू पब्लिश इट्स अकाउंट्स एंड डिपॉजिट्स मैनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और इसी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में तो जमा करवाने ही करवाने डॉक्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, जिसमें कंपनी की सारी डिटेल रहती है। और इसके साथ साथ जब कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअली रिजल्ट्स जब होते हैं, उनको पब्लिश भी कराना होता है न्यूज़पेपर में। कंपनी के जब कोई नया शेयर इशू करेंगे तो लास्ट बैलेंस शीट कंपनी की प्रोस्पेक्टस में, इन द सेंस की सिक्रेसी नाम का यहाँ पे सिस्टम नहीं रहेगा, और क्योंकि पब्लिकली है हर चीज़, एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। जहाँ तक गवर्नमेंट कंट्रोल की बात है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इज अनदर ड्रॉबैक वी कैन से इन द केस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वेरियस गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज़, क्योंकि इनको डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैव टू बी इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्यूटी, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट बीच में इन पे डालती है किसी भी कंपनी सेक्टर में, तो इसकी लिमिटेशन बन के सामने आती है, जबकि सोल ट्रेड पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं, जस्ट लाइक लेबर पॉलिसी है, एक चाइल्ड लेबर एक्ट है कि बच्चों 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवा सकते फैक्ट्रीज़ में, ये अपने आप में एक इनके लिए गवर्नमेंट कंट्रोल का काम करती है। इसी तरह कुछ और भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की चेंज होती रहती हैं, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी, तो ये इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको अफेक्ट करती हैं। इन्हीं से, इन गवर्नमेंट कंट्रोल से ही अपने आप को मैनेज करने के लिए इनको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट है ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। ओलिगार्ची की वजह से कहने को तो ये कंपनी सेक्टर की अगर हम बात करें वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम,
डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि हर वन पर्सन वन वोट पे चलता है ये वाला, बिकॉज एवरी शेयर होल्डर हैज़ ए वन वोट. बट जनरली कंपनीज इन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन ओलिगार्चिक मैनेजमेंट. मतलब ordinarily it is said that the shareholders collectively elect their representative, but in reality जो है, अगर हम रियलिटी की बात करें तो मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर डोंट नो वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी. एग्जैक्टली यही बात है. मेरे पास भी बहुत सी कंपनीज के शेयर्स होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता उस कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. मुझे तो अपने शेयर्स के रेट से मतलब है कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं शेयर्स के मौके पे. मुझे मुनाफा हो रहा है तो मैं बेच दूंगा, मुझे मुनाफा नहीं है तो मैं रख लूँगा, है ना, जब तक ऐसा चलेगा. मुझे कंपनीज़ के ऑफिस क्या, कंपनी का कौन मैनेजिंग डायरेक्टर है, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है. वो अपना मैनेज खुद कर रहे हैं, सारी पॉलिसीज उनके हाथ में है, सारी मैनेजमेंट उनके हाथ में. तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट है. कहने के नाम पे कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है जिसमें सभी शेयर होल्डर्स के पास इनविटेशन आता है. मेरे पास भी इनविटेशन आएगा, अगर आप शेयर होल्डर हैं आपके पास भी इनविटेशन आएगा, लेकिन आप जाएंगे थोड़ी ना. आप छोटी सी मीटिंग के लिए मुंबई थोड़ा जाएंगे, या एनुअल मीटिंग के लिए मुंबई थोड़ा जाएंगे. ऑटोमेटिकली डिसीजन आर टेकन बाय देम, टेकन बाय द मैनेजमेंट बॉडीज. नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स. ये एक लिमिटेशन है. इन्वेस्टर्स का मतलब पहले मैं क्लियर कर दूं. इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, कंपनी में. पैसा दो तरह के लोग लगाते हैं. एक तो शेयर होल्डर जो मालिक होते हैं, रियल ओनर. दूसरा है जो जस्ट लाइक लेंडर्स, जिन्होंने पैसा दिया कंपनी को ब्याज पे, यानी कि डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हैं. यानी कि हम लोग जब शेयर्स खरीदते हैं तो बन जाते हैं शेयर होल्डर. जब हम कंपनी के डिवेंचर खरीदते हैं तो बन जाते हैं डिवेंचर होल्डर. ठीक है, यानी कि ऋणदाता. ठीक है, हमने कंपनी को लोन दिया जस्ट लाइक. तो हमें जो 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 शेयर होल्डर होते हैं दे विल गेट द डिविडेंड. उनको डिविडेंड चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो चाहेंगे हमें ज़्यादा से डिविडेंड मिले. और जो डिवेंचर होल्डर होते हैं, डिवेंचर होल्डर मतलब जिन्होंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, जस्ट लाइक हम लोग बैंक से लोन लेते हैं कुछ वैसा. तो डिवेंचर होल्डर चाहेंगे कि शेयर होल्डर को डिविडेंड यानी कि पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स कम से कम मिले और कंपनी अपना उस पर प्रॉफिट को सेव करे. क्योंकि डिवेंचर्स होल्डर ने जो लोन कंपनी को दिया हुआ है, वो चाहेंगे कि क्योंकि कंपनी को जब भी लोन लेना होता है मार्केट से डिवेंचर्स की फॉर्म में, तो कंपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी अपनी फिक्स एसेट्स गिरवी रखवाती है. मतलब उसके एवज में, उसके कंपनसेशन में बोलती है कि अगर हम लोग ना पे कर पाए तो ये प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं. तो डिवेंचर होल्डर कुछ और चाह रहे होते हैं, शेयर होल्डर कुछ और चाह रहे होते हैं. तो यह कन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है. शेयर होल्डर चाह रहे हैं कि जो भी प्रॉफिट हम कंपनी ने कमाया वो सारा का सारा हमें बांट दे एज ए डिविडेंड. डिवेंचर होल्डर चाह रहे होते हैं जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया वो ज़्यादा सिक्योर करे, वो सेफ करे, वो रिजर्व बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व बनाए, ताकि हम सेफ रहें, हमारा पैसा सेफ रहे. तो ये कन्फ्लिक्शन चलता रहता है. कंक्लूजन की अगर हम बात करें, बिकॉज नाउ डेज कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अचीव मोर पॉपुलैरिटी इन स्पाइट ऑफ इट्स लिमिटेशन की बात हम करें ना तो ज़्यादा ठीक है. सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स लिमिटेशन कैन बी मैनेजेबल बाय गुड मैनेजमेंट. अगर हम गुड मैनेजमेंट की बात करें तो इसकी लिमिटेशन को मैनेज करा जा सकता है. तो ये सब मतलब अब आज हमारा टॉपिक यहीं तक था. अभी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंस करेंगे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में. ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू.